हेलो बच्चों, आज आपके लिए मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। हम इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सवाल देखो आपके पास आ गया, ध्यान से सब लोग पहला सवाल पढ़ लो बच्चों। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे है ये सवाल, है ना, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले टॉपिक का है। तो अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता है, उनकी वैलेंसी के बारे में पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, तो ये सवाल बहुत ईजी है आपके लिए। देखो अब सवाल कहता है कि बच्चे कि the table shows electronic structures of 4 elements P, Q, R, S, ओके। तो आप समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे के रखा हुआ है, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही इन सवाल के जवाब दे सकते हो बच्चे। फाइन। नाउ आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन, ओके। तो जब भी आपसे ये कोवेलेंट बॉन्ड का सवाल पूछे तो कोवेलेंट का मतलब आप ये समझना कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, शेयरिंग, है ना। कोवेलेंट शब्द जब भी आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये भी समझ सकते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए पॉसिबल है। तो हमेशा ध्यान रखना अच्छे नॉन मेटल्स के लिए, अगर आपके पास अच्छे नॉन मेटल्स हैं तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। अच्छा बाबा, अगर कभी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट पे उसका ऑक्टेट पूरा हो गया तब तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि इसका आंसर एस तो हो ही नहीं सकता, एस कांट बी द आंसर। फाइन, क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नोबल गैस हो गई वो। अब देखो क्यू भी नहीं हो सकता, क्यू क्योंकि क्यू जो है एक मेटल है। मैंने कैसे कह दिया मेटल है, क्योंकि देखो उसके आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर कभी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है तो डेफिनेटली वो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है बच्चे। एक्सेप्शंस आर देयर बट मेनली वो मेटल्स होते हैं। तो कार्बन अगर हम P के साथ ले जाएं, P देखो आप समझ सकते हो ऑक्सीजन है तो यस शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अच्छा अगर हम ले जाएं इसको R के साथ तो यस शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, P एंड R। फाइन बच्चे, ओके। अगर हम सेकेंड सवाल देखें बच्चे, बी पार्ट, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो उसके पीछे जो रीजन है दैट इज एक्चुअली कैटेनेशन, है ना। कैटेनेशन इज द मेन रीजन, और यू कैन से टेट्रावैलेंसी आल्सो एंड टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है इन एलिमेंट्स के साथ या अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ। फाइन बच्चे, तो ये पहला सवाल था आपके लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सवाल ध्यान से समझ लो सब लोग। सवाल पूछता है विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में आप अगर जाओगे लेफ्ट हैंड साइड तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड पे आपको क्या मिलेंगे, मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल में आपको राइट हैंड साइड पे क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि नॉन मेटल्स मेनली शेयरिंग करते हैं, है ना, नॉन मेटल्स मेनली शेयरिंग करते हैं। तो जब नॉन मेटल शेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो W को, W एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर से बॉटम मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मेटल होगा, तो वो तो कोवेलेंट कंपाउंड बना नहीं सकता। तो पहले सवाल का जवाब आपके विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विल बी Y एंड Z, क्योंकि Y और Z यही दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स है, बिकॉज वो राइट हैंड साइड पे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है बच्चे, ओके। नाउ बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z
which will have a bigger atomic radius and y, W and Z. ओके ओके। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके नंबर ऑफ शेल्स का क्या हालचाल है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या होता है बच्चे, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता है और न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल को खींच लेता है। इसीलिए ध्यान रखना सब लोग, लेफ्ट टू राइट गए ग्रुप नंबर 17 तक तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, 18th वाले की बात अलग है, वो नोबल गैस है, तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स लगता है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेडियस उसका बढ़ जाता है। हम ग्रुप 18 की बात अलग से करेंगे। बट लेफ्ट टू राइट जाने पे ध्यान रखना एटॉमिक रेडियाई बच्चों कम हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस उठा के आउटर मोस्ट शेल को खींच लेता है बच्चों। फाइन, आई होप यू गॉट द आंसर। तो W और Z में हम कहेंगे कि Z का साइज छोटा है और W का साइज बड़ा है। वैसे भी as we go down the group, atomic radii increases because number of shells keep on adding. डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यहां पर हमसे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेस द पाथ, एक पाथ बताइए जहां पर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म किस तरीके से फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमेट को दैट इज ओवम आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द मेल पेनिस। तो यहां से पाथ बताना है हमको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और दूसरा पार्ट ये हमसे कहता है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं प्रेजेंट इन जाइगोट। तो आई होप आपने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर को अपनी आंसर शीट पर। इसका आंसर में हमें पाथ पूछा है तो सीधे डायरेक्टली आप पाथ लिखिए, दैट इज मेल गैमेट। इसमें मेल गैमेट का क्या होगा, इट विल बी रिलीज्ड। आप इसको यहीं से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को जहां से छोड़ा है, दैट इज रिलीज फ्रॉम मेल पेनिस। और उसके बाद आप पाथ को ट्रेस करिए, दैट इज मेल गैमेट कहां जाएगा, इट विल एंटर इनटू द फीमेल वेजाइना फर्स्ट। सेकेंड, फीमेल वेजाइना से पास करने के बाद वो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहां पर फीमेल ओवम प्रेजेंट होगी, जिसके बाद दोनों का फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का एंड फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद जाइगोट बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमसे पूछा है कि पाथ ट्रेस करना है, तो ये आपका ओवरऑल पार्ट ए का आंसर है जिसमें आपने पाथवे को एक्सप्लेन किया है। इन्हीं सब पार्ट्स के आपको हाफ मार्क्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक तरीका था कि आपने इसको पाथवे डायरेक्टली बना दिया, लेकिन इसका सेकंड मेथड भी है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के बाद जितने भी ये पाथवे के जितने भी पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको आप लेबलिंग भी कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन पाथ पूछा है तो डायरेक्टली आप पाथ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द जाइगोट। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पूछे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसमें आपको जो आंसर लिखना है दैट आंसर विल बी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसका दूसरा तरीका है लिखने का 2n, और यहां पर आप लिख सकते हैं डिप्लॉयड, यहां पर जाइगोट होगा। तो 2n लिख दीजिए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लिख दीजिए, या फिर 2 × 23 क्रोमोसोम्स मेंशन कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एडवाइस करूंगा ये पार्ट आप ना लिखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पूछे हैं, सेट्स पूछे हैं।
इस तरीके से यहां पर आपको 1 मार्क मिलेगा और इस तरह से आपको 2 मार्क्स यहां पर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई राजेश ने क्या देखे, ग्रीन कलर के ब्लैक पाउडरी मास ऐसे पैचेस देखे ब्रेड के ऊपर। अब ब्रेड के ऊपर उसने इस तरीके के पैचेस देखे हैं, तो उसको 2 पार्ट में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी चीजें देखिए पूछी गई हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, ये आपका फर्स्ट पार्ट है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको यहां आंसर करना है। इसके बाद नेम द वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये 2 चीजें पूछी गई हैं। तो अल्टीमेटली आपसे 4 चीजें पूछी गई हैं क्वेश्चन में, और यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो हाफ आंसर लिख करके आते हैं और वहीं उनकी मिस्टेक होती है। आई होप आपने ये मिस्टेक नहीं करी है। देखिए फर्स्ट पार्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, तो ब्रेड के ऊपर जो ये इस तरीके की फंगस लग जाती है, ग्रीन कलर के पैचेस हमको दिखते हैं जब मौसम ह्यूमिड होता है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं राइजोपस। और इसको नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर से और इसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जो भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। सेकेंड पार्ट जो यहां पर पूछा गया है स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका आंसर आपका रहेगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन उसका आंसर है। तो यहां मिलते हैं आपको हाफ मार्क और यहां मिलते हैं हाफ मार्क। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पार्ट के 1 मार्क आपको तब मिलेंगे जब ये दोनों पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। अब देखिए आंसर टू द पार्ट ए मैंने बता दिया है, अब आंसर टू द पार्ट बी करेंगे। यहां पर पूछा है वेजिटेटिव पार्ट क्या है और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। देखिए वेजिटेटिव पार्ट जो रहेगा इस राइजोपस का, दैट विल बी हाइफाई, और जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा उसका आंसर आप लिखेंगे स्पोरेंजिया। अब ये होते क्या है, हो सकता है आपको यही ना पता हो, है ना, इतनी पढ़ाई करी ही नहीं है सर अभी तक। देखो इसके मिलेंगे, पहले तो मैं बता दूं हाफ मार्क, और इसके मिलेंगे हाफ मार्क, तब आपको मिलेंगे 2 नंबर पूरे। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम इस तरीके का आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। होता क्या है कि ये राइजोपस का स्ट्रक्चर अगर हम किसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फिर हम किस तरीके से माइक्रोस्कोपी में इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, जबकि हम अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो वो ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, जैसे राजेश को दिख रहे थे क्वेश्चन में। तो देखिए इस तरीके का टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये हाइफे होते हैं, और इन हाइफे के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे होते हैं स्पोर्स। ये स्पोरेंजिया बर्स्ट करता है और इसके बाद ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसका वेजिटेटिव पार्ट क्या है, हाइफे, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं उसे हमने बोला स्पोरेंजिया। अब समझ में आया आपको कि हमने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्पोरेंजिया क्यों लिखा है। इस तरीके से आपसे अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछे जा सकते हैं, उनके आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हुआ। जो गलतियां आपने करी हैं देखिए, रेक्टिफाई करिए, और हमने जिस तरीके से आपको बताया है कोशिश करिए एग्जाम में उसी तरीके से आंसर लिखने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी बताना चाहता हूं मैं कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा पूछा है वेजिटेटिव पार्ट बताओ या रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ, और दोनों लिख करके आपने आंसर लिख दिए। सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, सीधे सीधे लिखिए आंसर को जो पूछा गया है एंड यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर मस्टर्ड का एग्जांपल लिया है क्वेश्चन में, और मस्टर्ड को बोला है कि 2 फील्ड्स में ग्रो करी गई, फील्ड ए और फील्ड बी। अब फील्ड ए के अंदर कौन सी मस्टर्ड है, ब्राउन कलर्ड सीड वाली मस्टर्ड। तो देखिए ए यहां लिख देते हैं, इस फील्ड के अंदर ये तो फील्ड है, ब्राउन कलर की सीड वाली मस्टर्ड यहां पर ग्रो कर रही है।
और बी के लिए बोलता है कि भाई बी फील्ड जो है उसके अंदर ग्रो कर रही है येलो कलर के सीड वाली मस्टर्ड। जितना क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि फील्ड ए के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनमें पेरेंटल ट्रेट ही है। मतलब ए के अंदर आप क्या बोल रहे हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके अंदर बोल रहे हैं कि सिर्फ पेरेंटल ट्रेट है। और जो बी फील्ड है, ये जो ए फील्ड है, ये बी फील्ड की बात हो रही है। बी फील्ड में वो कहता है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है यहां पर वेरिएशंस शो कर रहे हैं इन द प्रोजेनी, तो यहां पर वेरिएशंस दिख रही हैं। और अब हमसे पूछता है प्रोबेबल रीजन। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है, अब तक पीछे क्या चल रहा है, पीछे सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्वेश्चन यहां पर ये है और आपको दोनों की रीजनिंग देनी है, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें रीजनिंग में 2 वर्ड लिखने हैं। एक आपको एक्सप्लेनेशन देना है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड ए। पेरेंटल यहां पर क्यों है, उसका रीजन है कि सेल्फ पॉलिनेशन करी गई होगी। आप सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड को लिखिए और इसकी डेफिनेशन को लिख दीजिए, बस। इससे ज्यादा आपको यहां पर नहीं लिखना। डेफिनेशन में आप लिखिए ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same plant, बस। और यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज कि वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, यहां पर वेरिएशंस आने का रीजन है कि भाई किसी भी तरीके से यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो हुआ है इसमें क्या हुआ है, नए नए रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन गए हैं, बस। अगर आप इतना लिख करके आ जाते हैं तो यहां पर आपको मिलते हैं 1 मार्क इस पर्टिकुलर आंसर के सेल्फ पॉलिनेशन लिखने के, और क्रॉस पॉलिनेशन लिखने के यहां पर मिलते हैं आपको 1 मार्क। इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन के चॉइस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज जो है इनके जो ट्रेट है वो एग्जिस्ट करते हैं 5% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन जो ट्रेट वाई है वो करती है 70%। तो मान लीजिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, 2 ट्रेट हैं एक्स और वाई। ये कह रहा है एक्स तो सिर्फ 5% है पॉपुलेशन में, जबकि वाई है 70% उसी पॉपुलेशन में। तो भाई 2 ट्रेट अलग अलग तरीके की परसेंटेज शो कर रही हैं, तो पहले कौन आया, बस ये क्वेश्चन है और उसका रीजनिंग देनी है। तो सबसे पहले आपको आंसर में यहां पर लिखना है बहुत क्लियरली कि सबसे पहले आया 70% जो ट्रेट शो हो रही हैं, दैट इज ट्रेट वाई इन द पॉपुलेशन। आपको ये वर्ड सबसे पहले लिखना है क्योंकि इसके आपको मिलने वाले हैं कितने नंबर, आधा नंबर इस बात का मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप इसका लिखिए रीजनिंग। रीजनिंग क्या रहेगी, इसकी रीजनिंग रहेगी क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, ये इसकी रीजनिंग रहेगी। इसका मिलेगा आपको अगेन हाफ मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है कि भाई 5% जो है वो कम क्यों है, तो ट्रेट एक्स के बारे में लिखना है आपको यहां पर कि ट्रेट एक्स जो है वो 5% है और वो अराइज हुई है बिकॉज ऑफ सडन म्यूटेशनल चेंजेस। देखो क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें जो जीन्स होती हैं उनमें रैंडमली कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो ट्रेट्स दिख रही हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं और बाद में आई हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपको पता है आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे 1 मार्क। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस पूरे आंसर को कवर करेंगे। ध्यान रखिए सबसे पहले तो ये बताना है कि किसमें कौन सी पॉपुलेशन अर्ली आई है ना, ये अर्ली आई थी, ये बताना जरूरी है। उसका रीजनिंग देंगे आप, आइडेंटिकल कॉपीज बनती है तो बहुत पहले से ये ट्रेट सभी में कहीं ना कहीं मिल रही है। और दूसरे में आपको बताना है कि सडन म्यूटेशनल चेंजेस हुए हैं इसलिए क्या है, न्यू ट्रेट है, बस
इतना सा आपको लिखना था और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डीडीटी के बारे में बात कर रहा है। डीडीटी क्या है? एक तो बात यही पता होनी चाहिए कि डीडीटी क्या है। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, ठीक है ना, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है। तो ये जो पेस्टिसाइड है ये स्प्रे कर दिया जाता है लेक के अंदर और रेगुलेट कर देता है ब्रीडिंग ऑफ दी मॉस्किटो, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेस्टिसाइड है तो मॉस्किटो को मारने के लिए यूज हो रहा है। यहां पर ये कह रहा है हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन जो लेक में है, और उसका आंसर को जस्टिफाई करिए। और इसने क्या काम किया है कि इस ट्रॉफिक लेवल को आपको बता दिया कि भाई एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वहां फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, तो ये कैसा है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद स्मॉल फिशेस इस पर्टिकुलर फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है कि भाई छोटी मछलियों को तो लार्जर मछलियां खाती हैं, और हॉक जो है फोर्थ क्वाटरनरी यहाँ पर लेवल हो गया, ठीक है ना, फूड चेन में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे ये एक्वेटिक फूड चेन को इंपैक्ट करेगी, और रीजनिंग भी देना है। देखिए इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इनमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है और कहां आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है डीडीटी को। तो डीडीटी क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है। ये जब आप लिख देंगे तब आपको मिलेंगे यहां पर हाफ मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में आपको यहां पर बायो मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये फिनोमेना कौन सा है? आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, तो जल्दी से बताइए कौन सा फिनोमेना है। इसमें क्या हो रहा है? बायो मैग्निफिकेशन हो रही है, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये आपको लिखना होगा। जब आप बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिख देंगे तब आपको मिलेंगे 1 मार्क। यहां आपको मिल जाते हैं 1 मार्क, यहां आपको मिल गए हैं हाफ मार्क। अभी भी हाफ मार्क बाकी है क्योंकि इसने क्लियरली पूछा है अफेक्ट कैसे करेगा ट्रॉफिक लेवल्स को, और ट्रॉफिक लेवल इसने दे दिए। तो यहां पर आपको लिखना होगा कि भाई ये तीसरा पार्ट जो है आंसर का, ये हमें ये बताता है कि हॉक इसमें हाईएस्ट जो है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी मिलेगा। ये बात आपको लिखनी है, एंड देन यू कैन से कि भाई ये हाफ मार्क हमें यहां से मिलता है हॉक को बताने में कि जब ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो एक्यूमुलेशन भी डीडीटी का होता जा रहा है। हाईएस्ट एक्यूमुलेशन जो डैमेज कॉज होगा वो कहां होगा? हॉक पे होगा। ये बात जरूर बतानी है। इस तरीके से हाफ मार्क, 1 मार्क और हाफ मार्क मिला करके आपको ये 2 नंबर इस क्वेश्चन में पूरे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये और में है, तो ऑब्वियसली आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे या नीचे वाला। तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, उनको अपनी गलतियां मिल गई हैं। लेकिन अगर आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं भी किया है तो आपकी क्या मिस्टेक्स हो सकती थी, जरूर जानिए इस चीज को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई फॉलोइंग फूड चेन है, इस पे कुछ वर्टिकल एरोज हैं। तो ये कैसे एरोज हैं भाई? ये तो वर्टिकल एरो हैं, और ये बता भी रहा है कि वर्टिकल एरो जो है ये आपके हैं ए, सी और ई, दिख रहे हैं हमें ए, सी और ई। और ये बोलता है कि भाई ये वर्टिकल एरो इंडिकेट करते हैं एनर्जी लॉस्ट को। तो ये चीज इसने ऑलरेडी बता दी है कि एनर्जी लॉस्ट जो है वर्टिकल एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल एरो के लिए बोलता है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर को बता रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एरो कौन से हैं ये भी इसने बता दिए, बी और डी। अब क्वेश्चन हमें यहां से पूछ रहा है कि इनमें से कौन से 3 वर्टिकल एरो में से कौन सा जो है यहां पर मोर एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर ये पूछ रहा है वर्टिकल में भी बताओ कौन सा मोस्ट एनर्जी को ट्रांसफर को एरो को शो कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल के 2 बी और डी में भी बताओ कि एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम किस केस में हो रही होगी, और फिर उसका रीजनिंग दो। सिंपल। तो देखिए आंसर बहुत सिंपल है।
जो ये ए वर्टिकल एरो है ये मोस्ट एनर्जी ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी जो है आपको बताई दी है, ये लॉस जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ए, सी और ई की बात करी जाए तो एनर्जी लॉस तो तीनों ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से वाले केस में लॉस हो रही है, कौन से वाले एरो में लॉस हो रही है, ये पूछा है। तो यहां पर आंसर एरो ए बताना है आपको। इसके मिलेंगे आपको आधे नंबर। देखो सिर्फ आधा नंबर मिला इतना लिखने का, तो सिंपल सी बात है, एक लाइन लिखनी नंबर मिल जाएंगे। और आपसे पूछा बी और डी में जो ये हॉरिजॉन्टल एरोज है इनमें एनर्जी लॉस या एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज्यादा किसमें है, तो बी आप मेंशन करेंगे कि एरो बी में हो जाता है मोस्ट एनर्जी ट्रांसफर इन कंपैरिजन टू डी। तो यहां पर आपको मिलेंगे आधा नंबर। तो एक तो ये बात लिखनी थी, फिर दूसरी ये बात लिखनी थी, अब तीसरा आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग को भी मैं यही बताऊंगा क्वेश्चन में। तीसरा पार्ट आपको रीजनिंग का देना है। रीजनिंग में आपको देना है 10% लॉ। इस 10% लॉ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए सिंपल तरीके से कि भाई ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर 10% आप इसमें लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल to another, only 10% of energy is transferred and rest is lost as respiration losses. Respiration losses. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका जो वर्ड है दैट इज रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन लॉसेस। इतना सा आपको लिखना था और आपको नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, 90% ऑफ द एनर्जी लॉस हो जाती है एक ट्रांसफर में और 10% ही आगे जाएगी। भाई यहां पर लेटर सपोज इसको एग्जांपल से ले लेते हैं। ये अब एग्जाम में सिर्फ इतना लिखकर आना है, इसके बाद जो मैं आगे बता रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए, अगर यहां पर इसके पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी थी तो 10% ही आगे जाएगी डियर के पास। दैट इज यहां पर सिर्फ 1000 जूल का आप 10% निकालेंगे तो कितना हुआ, 100 जूल एनर्जी जाएगी डियर के पास। और आगे जो ट्रांसफर होगी टाइगर के पास वो कितनी होगी, 100 का भी 10%, दैट इज ओनली 10 जूल ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। और यहां पर जो एरो ए है वर्टिकल, जो एनर्जी लॉस बता रहा है उसमें कितनी एनर्जी है जो लॉस हो गई। देखो यहाँ पे 900 जूल्स एनर्जी लॉस हो गई। और इस केस में कितनी हो गई, इस केस में आपकी जो एनर्जी लॉस आती है वो आती है करीब करीब 90 जूल्स। और इस केस में जो एनर्जी लॉस हुई वो आपकी आ जाएगी 9 जूल्स। तो देखो यही पूछ रहा था मैक्सिमम वर्टिकल एरो में कौन सा है, हमने बताया ए है क्योंकि 900 जूल है। हॉरिजॉन्टल ने पूछ रहा था बी है या डी है, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जो एनर्जी है वो 1000 जूल की है, यहाँ तो 100 की ही है और ट्रांसफर यहाँ पर 10 जूल ही पहुंची। तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो यहाँ पर 100 जूल्स की हो रही है। सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जूल की फॉर्म में तब भी आंसर कर लेना, और इसने इनडायरेक्टली जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है तब भी आपको आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल आपके पास स्क्रीन पे है, 3 नंबर का ये सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वैलिड करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे कर लोगे आप लोग। अगेन मैंने जैसा आपको बताया वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, सवाल आपकी मुट्ठी में रहेगा। देखो, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ओके, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। फाइन, अगर वो आपसे पीरियड नंबर 3 की बात कर रहा है तो पहले सोचो कि पीरियड नंबर 3 का मतलब क्या है। तो भाई पीरियड अगर हम 3 बोलते हैं बच्चों तो उसका मतलब है कि आपके पास जो टोटल शेल्स हैं वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो आप कौन कौन से एलिमेंट वहां पे रख सकते हो, आप सोडियम रख सकते हो, है ना, आप मैग्नीशियम रख सकते हो, आप एल्युमिनियम रख सकते हो,
आप सिलिकॉन रख सकते हो, आप फॉस्फोरस रख सकते हो, आप सल्फर रख सकते हो, और आप क्लोरीन रख सकते हो, है ना, और आप आर्गन भी रख सकते हो 2,8,8। ओके, नाउ अब जरा इसी में चेक करते हैं बच्चों। तो इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, डायमंड की तरह उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो आपको पता होना चाहिए डायमंड जो है उसमें कार्बन नेटवर्क सॉलिड बनाता है, टेट्रावैलेंसी दिखाता है। तो अब कार्बन की बात करें तो कार्बन की फैमिली का मेंबर कौन सा है? सिलिकॉन। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पहले वाले का सिलिकॉन। नाउ इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। बाबा लिथियम की वैलेंसी क्या होती है? क्योंकि लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 होंगे, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो लिथियम के जैसा कौन है? सोडियम, है ना, 2,8,1। इसका हो गया जी सोडियम। ओके, it has a variable valency and is a member of the oxygen family group number 16. okay, so group number 16 मतलब हो गया ऑक्सीजन फैमिली। याद करने का तरीका, अगर आपको ग्रुप याद हो ऑक्सीजन फैमिली का, ओस से टीपो, है ना, ओस से टीपो। तो इस फैमिली का वेरिएबल वैलेंसी दिखाने वाला मेंबर है सल्फर। सल्फर आपको पता होना चाहिए ये -2 से लेके +6 दिखाता है वैलेंसी, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया जी? सल्फर। सिंपल सवाल था। देखो मैं आपसे भी कह रहा हूं, फोकस करो वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। चैप्टर आपके हाथ में रहेगा, पेपर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से पेपर करना, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप परेशान होगे। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। ये जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। ठीक है, तो अगर हम आइसोमर की बात करें बच्चों, तो देखो C4H8, अब आपको पता है C4 है अगर, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा? ब्यूटेन या ब्यूट की बात कर रहा होगा, ब्यूटेनी ब्यूट की बात कर रहा होगा। तो C4H8 आप समझ सकते हो कि ये एल्कीन की बात कर रहा है एक तरीके से, है ना। किसकी बात करते हैं बच्चे? एल्कीन की। तो 1 2 3 4, तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा पहला एल्कीन बन सकता है। ये देखो आपका C4H8 आ रहा होगा बच्चों, है ना। हाथ कार्बन के पूरे कर लो, 3H 4 5 2 7 1 8, ये आ गया C4H8। तो ये तो हो गया पहला। अब अगर आइसोमर की बात करते हैं तो आइसोमर में करना क्या होता है? हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। तो मतलब अगर मैं कल को इसको, ये हो गया हमारा ब्यूट 1ईन, अगर ऐसे लिख दूं तो 1 2 3 4, देखो अगर मैं सेकेंड कार्बन पे ले आऊं तो अब ये हो गया आपका ब्यूट 2ईन, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। अगेन आप चेक कर लो, देखो एच आपके सेम आएंगे बच्चे। यहाँ पे ये इधर आ गया 1 2 3 4, और ये इधर आ गया 3 3 6 2 8। ओके, नाउ तीसरा एल्कीन का जो केस होता है उसमें आप साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम इसको साइक्लोब्यूटेन भी कह सकते हैं। देखो हर कोना एक कार्बन होता है ना, हर कोना एक कार्बन होगा बच्चे। जब हर कोना एक कार्बन है, कार्बन के पास टोटल हाथ 4 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम 2 2 H को प्लेस कर देंगे। तो ध्यान रखना एल्कीन के साथ उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर बनाना बच्चों, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे इस कॉन्सेप्ट को। हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, तो ये हो गया आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कार्बन के हाथ चेक करेंगे प्लीज, यहाँ पे 2 2 H आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 1 H आएगा। तो 2 2 4 5 3 8, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और बन सकता है अगर आप दिमाग लगाओ तो। 1 2 3 4 तो देखो हमको मिल गया। हम बना सकते हैं इसको, अगर मान लो मैं प्रोपीन के टर्म्स में ले जाऊं, लाइक दिस देखो,
यहाँ पे हाथ कार्बन के हाथ पूरे करो, CH2, यहाँ पूरे करो CH3, यहाँ पूरे करो CH3। देखो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3 4, 3 3 6 2 8। तो इस पहले सवाल का जवाब आपका कितना हो गया जी? 5। तो 5 स्ट्रक्चर्स जो है आपके 5 आइसोमर्स बनेंगे पहले सवाल के लिए। फाइन बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस? ओके, अब होमोलोगस का मतलब क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है ऐसी सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन जो एक CH2 ग्रुप से अलग हो, ऐसी सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन जो एक CH2 ग्रुप से अलग हो, है ना, जिसमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। तो अगर आप C4H10 और C5H10 को देखो तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं C4H8 में एक CH2 ग्रुप ऐड कर दूं तो वो कहां पहुंच जाएगा जी? C5H10। प्रूव हो गया, सिंपल चीज थी ये, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी सीरीज जो एक CH2 ग्रुप से डिफर करे। अब अगर हम और वाले सवाल की बात करें बच्चों, तो अब देखो इस सवाल में कह रहा है अ कार्बन कंपाउंड A हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O is soluble in water in all the proportion. Identify A and draw its electron dot structure. तो अगर आप समझो ध्यान से, तो एक तो कह रहा है कि सॉल्युबल है पानी में इन ऑल द प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है आपसे अल्कोहल की। अच्छा, तो अगर आप C2H6O को समझो, 1 2, ये OH लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने 3 H लगा दिए, एक H यहाँ लगाया और एक H यहाँ लगाया। देखो ये रहा CH3 CH2 OH, ये हो गया आपका C2H6O बच्चे। क्योंकि अल्कोहल ही है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड डेरिवेटिव जो पानी में इन ऑल द प्रोपोर्शन सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब आप बॉन्ड्स बनाते हो तो करना क्या है कि आपको बस सबके हाथ यहाँ पे दिखा देने होता है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, बस आपको सबके हाथ यहाँ पे दिखा देते हैं, है ना। आपको पता है कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप उसी चीज को यहाँ पे समझा दो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो H को ड्यूप्लेट पूरा करना है, ऐसे दिखा दो, यहाँ पे H को ड्यूप्लेट पूरा करना है, ऐसे दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप समझो, यहाँ पे भी अब 3 H बनाओ, 1 2 3, है ना। H को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है तो कार्बन के इस एटम के साथ इसको फ्यूज करा दो, यहाँ पे भी वही काम करो, फ्यूज करा दो, यहाँ पर भी वही काम करो, फ्यूज करा दो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कार्बन का भी बना सकते हो। सेम यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, आप H का दिखाओ, है ना, फिर O के आप दिखा दो, अलग से दिखा दो। तो O का कितना होता है जी? आउटर मोस्ट में 6 होता है, एक मिनट, ये हो गया O का 1, है ना, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे H का फ्यूज करते हुए दिखा दो। तो ऐसे ही अब सारे एलिमेंट्स को फ्यूज करते दिखाओगे, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ा इशू इसमें नहीं आना चाहिए आपको। फाइन, ओके। नाउ अब आप आ जाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ A। तो भाई मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर, अगर कोई सीरीज एक CH2 ग्रुप से डिफर करे, तो अगर आपके पास मान लो यहाँ पे CH3 CH2 OH है, आप इसमें एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 CH2 OH। देखो आ गया, एक आ गया आपका। दूसरा देखो, इसमें एक और CH2 ऐड कर दो आप,
तो CH3, CH2, 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 OH आ गया बेटा ये। तो एक प्रोपेनॉल आ गया और एक आपका ब्यूटेनॉल आ गया। सिंपल चीजें हैं, ध्यान से करोगे, आराम से कर लोगे। खाली होमोलॉगस सीरीज में CH2 ग्रुप आपको ऐड करना है बच्चे। फाइन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आई होप आपने ठीक सॉल्व किया होगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन है भाई 2 पी प्लांट है, एक है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आपको ये बात पता होगी कि कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट किया जाता है डोमिनेंट ट्रेट के लिए, स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव ट्रेट के लिए। और यहाँ पर कैपिटल आर हमें जो अल्फाबेट है रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये राउंड कलर का सीड है, राउंड शेप का सीड है इनफैक्ट। और जो यहाँ पर कलर है सीड्स का वो है येलो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लिखा है। और ये हो जाता है उस रिस्पेक्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब देखिए क्वेश्चन इसमें सिंपल कह रहा है कि F1 प्रोजेनी जो आई उसमें यहाँ पर गैमेट्स क्या आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ गैमेट्स क्या आएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब ऑब्वियसली इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपकी हो जाती है F1 जनरेशन, फीलियल फॉर्म 1 जनरेशन। दिस इज ऑब्वियसली राउंड एंड येलो सीड्स, सिंपल। ये इसने भी बता दिया राउंड एंड येलो सीड्स हैं। यहां तक तो इसने क्वेश्चन खुद ही एक्सप्लेन किया है। अब ये पूछता है जब ये F1 प्लांट्स हैं उन्हें सेल्फ पॉलिनेट किया जाए, मतलब इनकी सेल्फिंग हो जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या हो गई, सेल्फिंग हो गई। तो ऐसे केस में आपको F2 प्रोजेनीज मिलेंगी। यहां पर देखिए F2 प्रोजेनी जो है वो किस रेशियो में मिलती है, दैट इज 9:3:3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। यहां पर जो 9 होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 9 रिप्रेजेंट करता है राउंड और येलो को, जबकि 1 रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड और ग्रीन को। तो ये कैसे हो गए, ये पेरेंटल हो गए। मैं पी लिख देता हूं इसके आगे। पेरेंटल टाइप्स हमने यही तो लिए थे जो इनिशियल लिए गए थे। और ये जो है, ये जो 3 और 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है नई रिकॉम्बिनेशंस को, दैट मींस राउंड एंड ग्रीन। या फिर दूसरा हो सकता है ये रिंकल्ड एंड येलो। तो आप इसमें देख सकते हो येलो और राउंड जो है ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, बाकी रिसेसिव हैं। तो ये नए रिकॉम्बिनेशन है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस। टोटल कितनी है, 160 सीड्स है। तो टोटल सीड्स कितनी हुई, 160। और न्यू कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है और वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और फिर उसका रीजनिंग पूछ रहा है, सिंपल है। तो पेरेंटल पूछता तो हम यहां से कैलकुलेशन करते, ठीक है। लेकिन इससे रिकॉम्बिनेशन पूछा है तो हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए रेशियो, देखिए रेशियो में जब आप टोटल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है मैं वो समझा रहा हूं। रेशियो देखिए 9 + 3 + 3 + 1, ये कितना आया टोटल, 16 आया। इसको करेंगे आप तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो रिकॉम्बिनेशन में अगर मुझे राउंड और ग्रीन बताने, राउंड एंड ग्रीन, तो ये कितने आ रहे हैं, 3 आते हैं 16 में से। और टोटल कितना दे रखा है हमको, टोटल दिया है 160 सीट्स। ये देखो ऊपर पीछे दिखाया हुआ है 160 सीट्स टोटल है। तो 160 में से कितने होंगे जो राउंड और ग्रीन होंगे, सिंपल है, कैलकुलेशन भी इसने इजी दी हुई है, दैट इज 30 सीट्स। अब इसने क्वेश्चन पूछा यहां पर, ये देखिए कि भाई रिंकल्ड और येलो कितने होंगे। अगेन 3 होते हैं 16 में से, तो 160 के लिए कितना होगा, सेम कैलकुलेशन, दैट मीन्स 30 सीड्स। जब आप इतना लिख देंगे ना स्टूडेंट्स, तब जाकर आपको यहां मिलेगा 1 मार्क, यहां मिलेगा 1 मार्क। इतना लिखने के बाद आपको अभी सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, 1 नंबर मिलना बाकी है। वो 1 नंबर किस चीज का है, पहले तो समझिए, रीजनिंग का। और रीजनिंग क्या होगी यहां पर, क्या रीजनिंग लिखेंगे आप, देखिए इस पे रीजनिंग लिखी जाएगी
कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होती है दोनों ही तरीके की ट्रेट की जो सेलेक्ट करी गई। तो आपको लिख के क्या आना है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। कौन सी ट्रेट्स हैं? ऑफ द सीड, शेप एंड सीड कलर ट्रेट्स। तो आपको लिखना था इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हुई है सीड के शेप की और सीड के कलर के ट्रेट्स की, इसकी वजह से हमें यहां पर इतने सीड्स मिल रहे हैं। ये आपका पूरा आंसर अब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप अगर इतनी क्लैरिटी के साथ आप आंसर को लिख करके आएंगे तो जरूर आपको यहां पर मार्क्स मिलेंगे। यहां पर 30-30 लिखने के बाद आपको ऑब्वियसली ये मेंशन करना है कि राउंड और ग्रीन की बात हो रही है और रिंकल्ड और येलो की बात हो रही है, क्योंकि इसके भी नंबर है, तब जाकर आपको टोटल 1 मार्क मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गैस ए है, कोई भी ए गैस नाम की दे दी इन्होंने गैस, तो हमें ऑब्वियसली ए का नाम बताना होगा। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये बता रहा है कि ये जो गैस है ये अपर लेयर में मिलती है एटमॉस्फेयर में और ये डेडली पॉइजन भी है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, एटमॉस्फेयर में अपर लेयर में मिलेगी। दूसरी ये पॉइजनस है लेकिन एसेंशियल भी है। 3 पॉइंट दे दिए इसने इसके बारे में। उसके बाद बोला है ये अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग 1980s में इसका डिप्लीशन होना शुरू हो गया था। अब गैस कौन सी है स्टूडेंट्स? यहां पर बात किसकी हो रही है? आपने अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो यहां पर गैस की बात हो रही है, दैट इज ओजोन गैस। या तो आप इसको ओजोन गैस लिखिए या फिर आप इसमें O3 गैस भी लिख करके आ सकते हैं, बट मेरी एडवाइस है पूरा नाम लिखिए क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछा है। यहां पर मिलेंगे आपको आधे नंबर अभी, क्योंकि ये आधे नंबर का है। आगे पूछा हाउ इज इट फॉर्म्ड एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे ये बनी है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड पार्ट में आप रिएक्शंस लिख सकते हैं। ये रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है कि भाई होता क्या है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है जिसे हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ये यूवी रेज की प्रेजेंट में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है और ये पहली इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद आप मेंशन करिए यहां पर इक्वेशन 2 में कि ये जो ऑक्सीजन बनती है ये ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है। एटम जो बना है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा और करने के बाद ओजोन बना देगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। या तो आप इन इक्वेशंस को मेंशन करिए, इस इक्वेशन को मेंशन करने के बाद आपको 1 मार्क मिल जाएगा यहां पर, और इस गैस का नाम लिखने के बाद आपको हाफ मार्क मिलेगा। अब मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से कि यहां मिलता है इतना लिखने पे 1 मार्क और ये लिखने में मिलता है हाफ मार्क। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। व्हेन ऑक्सीजन, ये जो आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट स्प्लिट्स इनटू ऑक्सीजन एटम in presence of UV rays, thus oxygen atom reacts further with oxygen molecule to form ozone molecule। ये चीज आप लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की बजाय। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स, आप 2 लाइन ये भी लिख दीजिए और इक्वेशन लिखने में भी ज्यादा कुछ जाता नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, तब आपको मिले 1.5 मार्क्स। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है कि भाई व्हाई इज इट एसेंशियल। ठीक है, एक तो ये पोर्शन हो गया, दूसरा है स्टेट द कॉज। ये दोनों बातें जब लिखेंगे तब जाके आपको पूरा
मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है इसमें आंसर में, आंसर में आपको लिखना है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन। तो इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पूरा लिख दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है इनफैक्ट हार्मफुल यूवी रेज से जो सन से आ रहे हैं, एल्स इट मे कॉज स्किन कैंसर। इतना लिखने पर आपको आधा नंबर मिलेगा, हाफ मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट आपसे पूछा है कि भाई कॉज क्या है फिर डिप्लीशन का। इसके कॉज के लिए आपको CFCs ये भी लिखना है शॉर्ट फॉर्म, और फिर इसका पूरा फुल फॉर्म लिख कर आइए, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। आप इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखिए कि ये रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन, हाफ मार्क इस बात के। और ये कहां यूज होती है अब ये बताना है, यूजफुल इन रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स, तब जाकर आपको मिलते हैं बचे हुए हाफ मार्क। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहां 3 नंबर मिल जाते हैं। देखिए यहां पर किस तरह से हाफ मार्क और 1 मार्क मिलता है, और यहां पर कैसे हाफ 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 3 आपको हाफ ऑफ मार्क मिलते हैं, तो 1.5 मार्क मिलते हैं, तब जाकर आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपने जो सॉल्व करते हुए गलतियां करी हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूरा बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए इसके 3 सब पार्ट्स हैं और तीसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ए और बी पार्ट कंपलसरी है, ये इसने यहां लिख भी दिया है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, साहिल ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट जहां पर उसने इनहेरिटेंस को देखा, पैटर्न को देखा। तो मेंडल के आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वही चीज यहां पर इसने प्रेजेंट करी, जहां पी प्लांट को लिया और टॉल पी प्लांट्स को लिया और उसको क्रॉस कराया शॉर्ट पी प्लांट से, और F1 जनरेशन आ गई सामने। तो देखिए इसको अगर सिंपल ऐसे लिखें तो कैपिटल टी इट इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, ये आपका हो जाते हैं टॉल प्लांट्स और ये आपके हो जाते हैं शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। यहां पर कैपिटल टीज के गैमेट्स आएंगे, यहां स्मॉल टी गैमेट्स आएंगे, तो ये क्या है, गैमेट्स हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती होगी कि किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गए, ये हो गया आपका F1 जेनरेशन। इतना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आगे देखिए आपसे पूछता है अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। सिंपल है, F1 जनरेशन में कौन सी जीन्स होंगी। आंसर तो देखिए हमने सॉल्व भी कर लिया है। इतना आप जरूर दिखाइए, ये आपका आंसर का ए पार्ट है, इतना आप जरूर दिखाइए। और इतना जरूर दिखाने के बाद आप इसको हाईलाइट करिए और मेंशन करिए कि ये टॉल प्लांट्स, ऑल आर टॉल प्लांट्स, ये इसका फिनोटाइप है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीनोटाइप है। दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट क्या पूछता है हमसे, बी पार्ट क्या पूछता है हमसे, यहां पर देखिए बी पार्ट पूछता है गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी। स्टूडेंट्स यहां पर आपको मेंशन करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखिए वो ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन कंट्रास्टिंग प्योर लाइन्स, only one trait will be expressed in next generation.
दैट इज डोमिनेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और स्मॉल टी क्या है, यहां पर रिसेसिव ट्रेट है। इतना लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपकी प्रॉपर रीजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई F1 जनरेशन में कैपिटल टी ट्रेट ही आया और सारे के सारे टॉल हो गए, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है। तो दिस विल गिव यू 1 मार्क, दिस आंसर विल गिव यू 1 मार्क। अभी 2 नंबर आपको यहां पर मिल गए हैं, और पॉइंट ए जो आपसे पार्ट ए और पार्ट बी कंपलसरी थे वो भी आपने आंसर अच्छे से कर दिए। अब देखिए पार्ट सी क्या पूछता है। यहां पर पार्ट सी हमसे पूछता है कि जब F1 प्लांट्स हैं उन्हें हमने सेल्फ कर दिया तो टोटल 800 प्लांट्स आए। ये 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टॉल, मीडियम या शॉर्ट, क्या रहेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि भाई ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको क्या किया गया, सेल्फ किया गया। ये F1 जनरेशन जो है इसको सेल्फ किया गया। इसमें आपको जरूर बताने हैं इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद आप एक प्यूनिट स्क्वायर बनाइए, और ये प्यूनिट स्क्वायर आपको पता होगा किस तरीके से हम बनाते ही हैं जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी F2 जनरेशंस की बात कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, F2 जनरेशंस आ गई। और F2 जनरेशंस कितनी आ रही हैं, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी आ रही है। एक आ रही है कैपिटल टी, एक आ रही है कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो ये F2 जनरेशंस जो बन रही हैं इसमें आपको लिखना है कि फिनोटिपिक रेशियो कितना आया है, 3:1। 3 कितने हैं, टॉल हैं, और 1 क्या है, शॉर्ट है। अब हमसे यही चीज तो पूछी है कि भाई अगर 800 टोटल हैं तो कितने टॉल होंगे और कितने ड्वार्फ होंगे। तो यहां पर आप लिखिए टोटल प्लांट्स कितने आए हैं, लेट अस सपोज कितने आए हैं, 800 दिया हुआ है। तो टॉल कितने होंगे, टॉल 4 में से 3 टॉल हो जाते हैं। तो 3 टॉल हैं 4 में से, ये 3 और 1 को प्लस कर रहा हूं मैं, टोटल कितने हैं 4। और 4 अगर बनते हैं तो 4 में से 3 कितने हैं, टॉल हैं। तो 8 में से कितने हुए, सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का, दैट विल बी 600 टॉल प्लांट्स। और दूसरा आप लिखेंगे शॉर्ट प्लांट्स कितने हुए। तो देखो यहां पर 1 प्लांट है जो शॉर्ट आता है 4 में से, तो 1 आता है शॉर्ट 4 में से, तो 800 में से कितना आया, आंसर सिंपल है 200 टॉल प्लांट्स आएंगे या शॉर्ट प्लांट्स, आंसर इज शॉर्ट प्लांट्स। देखो इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना, तब जाकर के आपको नंबर यहां पर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया। ये जो टॉल प्लांट्स हैं इनका जो ट्रेट रहेगा, वो ट्रेट क्या रहेगा अगर वो पूछा जाए आपसे। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जीनोटाइप भी बताना है F2 जनरेशंस का। तो देखिए स्टूडेंट, जीनोटाइप आपने ऑलरेडी बता दिया है, ये जीनोटाइप ही है जो आपने बताए हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आप इस चीज को बताइए कि जीनोटिपिक रेशियो कितना रहेगा, 1:2:1। 1 क्या आया है, कैपिटल टी, इसे आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस टॉल। दूसरा आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं, इंटू 2, ये है हेट्रोजाइगस एंड दैट टू टॉल। और स्मॉल टी जो है ये 1 आता है, देखिए ये 1 आता है, इसको आप लिखते हो होमोजाइगस शॉर्ट या रिसेसिव, और इसको आप लिख सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट या टॉल। स्टूडेंट्स अगर ये सॉल्व करने के लिए आपको आ जाते हैं 1, 2 और 3, इसमें अगर आपको बताने के लिए पूछता है, वैसे यहां तो नहीं पूछ रहा, यहां तो आपको सीधे बताना है 600 टॉल है, 200 ड्वार्फ है। अब मैं जो यहां पे बताने वाला हूं वो एक्स्ट्रा है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब क्या करोगे, तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक 4 में से एक कैसा है, कैपिटल टी, तो 800 में से कितना हुआ, दैट इज 200 कैसे आएंगे, होमोजाइगसली डोमिनेंट आएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये हेट्रोजाइगस कितने आए, तो मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूं, यहां सेपरेट है और ये सेपरेट है। तो हेट्रोजाइगस कितने आएंगे, हेट्रोजाइगस क्या आप लिखेंगे, अगेन 2 आते हैं 4 में से हेट्रोजाइगस, तो 800 में से कितने आए, सॉल्व कर लीजिए।
400 होंगे जिनके जीनोटाइप ऐसा है, 200 होंगे जिनका जीनोटाइप ऐसा है, लेकिन दोनों ही टॉल हैं, तो 600 हो गए ना, प्लस करोगे तो बिल्कुल सेम चीज निकल कर आ रही है। और देखिए यहाँ पर स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव के लिए आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू 800, तो आंसर क्या आया, अगेन 200 प्लांट्स विल बी शॉर्ट, और ये चीज आपने यहां से भी लिख दी है। इतना आप लिख करके आते हैं तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये चीज यहां पर इंडिविजुअली नहीं पूछी थी, बट ये चीज पूछी थी कि टॉल और शॉर्ट कितने होंगे, ये आपको बताना था। मैंने कहा ये भी पूछ लिया होता तब भी आपको आंसर आता होता, एक स्टेप आगे बता दिया मैंने। अगला जो पार्ट है वो है और में, चॉइस में कहता है कि भाई F1 प्लांट्स को जो पीछे सेल्फ किया गया था, यहाँ पे सेल्फिंग ना कर करके हमने क्या किया, इसको स्मॉल टी जीन्स के साथ कर दिया, मतलब इसका बैक क्रॉस कर दिया पेरेंट्स के साथ। तो देखो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल टी, ये आपका F1 जनरेशन है, इसको आपने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। यहाँ पर जो आपके गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल T और स्मॉल टी होगा, तो ये क्या लिखे हैं सर ने, ये गैमेट्स है। और यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल टी बनेंगे। ऐसे में दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो ये कॉम्बिनेशन कैपिटल T स्मॉल टी, या दूसरा ये कॉम्बिनेशन स्मॉल टी। ऐसा जो प्लांट आएगा वो हेट्रोजाइगस होगा लेकिन टॉल होगा, और ऐसे जो प्लांट्स आएंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे और शॉर्ट होंगे। इतना आप आई थिंक समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है अगेन 800 प्लांट हैं, आपसे पूछ रहा है भाई कितने होंगे जो टॉल, मीडियम या शॉर्ट के होंगे, और जीनोटाइप बता दो। देखो जीनोटाइप तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, रेशियो कितना आ रहा है वो देखिए 1:1, मतलब 1 आते हैं 2 में से टॉल, तो 800 में से कितने आए, दैट इज 400। और यहां पर आपसे पूछा जाए भाई यहां पर कितने आए, तो अगेन 1 आता है शॉर्ट 2 में से, तो 800 में से कितने आए, 400। तो इसको कट करके देख लो, ये 400 ही आएगा, इसको कट करके देख लो, ये भी 400 आएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि 400 प्लांट्स कैसे हैं, ये टॉल हैं, और 400 प्लांट्स कैसे हैं, ये हैं शॉर्ट, और इनका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल T स्मॉल टी, और इसका जो जीनोटाइप है स्मॉल टी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर्स कैसे लिखने हैं। आई होप ये जो सैंपल पेपर है, ये जो मॉक पेपर है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस तरीके से एग्जाम में अगर आप अपने आंसर को सॉल्व करके आते हैं तो मैं गारंटीड कह सकता हूं बायोलॉजी में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर एंड स्टूडेंट्स, गुड लक।